चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 12 के 6 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के बारे में देखेंगे। तो जब आप बीमार पड़ते हैं, आप किसी डॉक्टर के बुलाते हैं और अथवा आप अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय के लिए वकील से आप मिलते हैं। और इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती है जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को व्यवसायिक कुशलता की आवश्यकता है और इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। और तृतीय के क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि अधिकांश तृतीय के क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यवसाय की दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। और आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में काम करता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय के क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में तृतीय के सेक्टर में कार्यरत होते हैं। और तृतीय के कार्यकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। और विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। इसलिए तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रम में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती हैं। और उसके बाद एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीकी सियन, औद्योगिक नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रकाशक इत्यादि का काम इनका सामान्य उदाहरण है। और द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता उत्पादन तकनीकों, मशीनरों और फैक्ट्री क्रियाओं के अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती है। तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार देखें तो जब आप जान गए हैं कि आप व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं और शव अथवा रेल द्वारा यात्रा करते हैं, पत्र भेजते हैं, दूरभाषा पर बातें करते हैं और अध्ययन के लिए अध्यापकों की और रुग्ण होने पर डॉक्टर की सेवाएं प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं कुछ तृतीय क्रियाकलाप है जिनके इस सेक्टर में चर्चा की गई है। और जैसे चार्ट 6.1 में तृतीय क्रियाकलापों के वर्गीकरण के आधार पर भी विस्तृत है। जैसे यहाँ पे है सेवा सेक्टर में तृतीयक है और तृतीयक में व्यापार एवं वाणिज्य है और परिवहन है, संचार सेवाएं हैं। उसके बाद व्यापार एवं वाणिज्य में है थोक व्यापार, फूट व्यापार और इसमें थोक व्यापार में है नगरीय आपूर्ति घर। उसके बाद ग्रामीण मंडिया है। उसके बाद फूट व्यापार में है नगरीय। उसके बाद ग्रामीण है। ग्रामीण में आवधिक बाजार यानी हाट, भंडार, फेरी, लोक वितरण स्कीम आते हैं। उसके बाद नगरीय में आता है श्रृंखला भंडार, डाक ऑर्डर। उसके बाद सुलभ बाजार के अंदर लोक वितरण योजना। उसके बाद डाक ऑर्डर में आता है दूरभाष, इंटरनेट। उसके बाद परिवहन में आता है रेल, जल तंत्र, सड़क, जल तंत्र और जल वायु आता है। जल में आता है आंतरिक और महासागरीय। उसके बाद यात्री सेवाएं, माल सेवा, वायु आता है। इसे व्यापार और वाणिज्य देखें। व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मद्दों का क्रय और विक्रय होता है। फुटपाथ और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाएं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना है और यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापारिक उत्थान में अनेक केंद्रों व संस्थाओं का जन्म दिया, जैसे कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्राहक और वितरण बिंदु। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्तीय वस्तुओं का पोषण करते हैं और अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्पावधि प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवा सुविकसित नहीं होते। ये स्थानीय संग्राहक और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां यानी थोक बाजार और फुटकर और व्यापार क्षेत्र की होते हैं और ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तु और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं।
और ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते, विभिन्न कालिक अंतराल पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। और ये साप्ताहिक पाक्षिक बाजार होते हैं जहां परिग्रामीण क्षेत्रों में लोग आकार समय समय पर अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगाए जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगे रहते हैं और दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं और विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है नगरीय बाजार केंद्र में, और इसमें अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती है। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। नगरीय केंद्र इसलिए भी नियमित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार। इनके शैक्षिक संस्थाओं और व्यावसायिकों की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता और चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सा आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके बाद फुटकर व्यापार आता है। तो यह वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार और डाक आदेश, दूरभाषी और स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण कुछ है। भंडारों पर और सामग्री देखें तो फुटकर व्यापार में बृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे और विभागीय भंडार वस्तु की खरीद और भंडार के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के संरक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते हैं। श्रृंखला भंडार अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारी के माल खरीद पाते हैं और यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का भी निर्माण करा देते हैं और वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं और उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। थोक व्यापार देखें तो थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए, सौदागारों और पूर्तिघरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार भी निर्माण से सीधे खरीदे जाते हैं और फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलियों स्रोत से पूर्ति होती है। थोक विक्रय प्रायः फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर अपने कार्य का संचालन करते हैं। परिवहन में देखें तो परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिसमें व्यक्तियों भी निर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु निर्मित एवं संगठित उद्योग है और आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं और इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ की मूल्य अत्यधिक बढ़ जाती है। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा करने में लगाने वाले समय और लागत दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जा सकता है। परिवहन के साधन चयन में समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है और मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली समकाल रेखा खींची जाती है। उसके बाद आता है जल तंत्र और पहुंच। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती है, विभिन्न स्थान आपस से जुड़कर जाल तंत्र की रचना करती है। जाल तंत्र तथा योजक से मिलकर बनते हैं और दो अथवा दो से अधिक मार्गों पर संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई एक बड़ा कस्बा नोड होता है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जिसका अर्थ है कि स्थान सुसंबद्ध हो। उसके बाद परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो परिवहन के मार्ग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मार्ग उतनी ही अधिक होगी। नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, अनेक मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्राकृतिक जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाली व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों यानी मुद्रा पर मार्ग निर्भर करते हैं। संचार देखें तो संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की। और ये वास्तव में हाथ, पशु, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहित होते हैं। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ
कहा जाता है। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है और मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार के परिवहन से मुक्त कर दिया। अब पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटारण डाकघरों द्वारा हो रहा है। कुछ संचार सेवाओं की चर्चा नीचे दी गई है, जैसे दूरसंचार है। दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार की क्रांति ला दी और समय सप्ताहों से मिनटों में बदल गया। और मोबाइल, दूरभाषी जैसे नूतन उन्नति ने किसी भी समय या कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। तार प्रेषण, मॉर्से कूट और लेटेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बनाई गई है। और रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों और दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं और इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। वे विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों में घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होती है। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। उसके बाद सेवाएं आते हैं। तो सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती है, कुछ लोगों को और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को। उदाहरणतः परिवहन तंत्र निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकानें हैं, धोबी घाट है। उच्च स्तरीय सेवाओं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और काय चिकित्सा जैसी अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत सेवाएं हैं। सेवाएं भुगतान कर सकने वाली गतिविधि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सा, संगीतकार और ये अन्य मानसिक श्रम करते हैं। और अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई है। महामार्ग एवं सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशमन और विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से है, जिनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन प्राय सरकारों अथवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। राज्य और संविधान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसे सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियमों की स्थापना की है। स्वास्थ्य की देखभाल, उसके बाद अभियांत्रिकी विधि और प्रबंधन, व्यवसायिक सेवाएं हैं। मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। उसके बाद मल्टीप्लेक्स और रेस्तराओं की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र यानी CBD के अंदर अथवा निकट हो सकती है, जबकि गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान पर बनाए जाएंगे जहां भूमि की लागत CBD की अपेक्षा कम है। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। वे मोची, गृहपाल, खानसामा और माली जैसे घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें कम भुगतान किया जाता है और कर्मियों का यह वर्ग असंगठित है। ऐसा एक उदाहरण मुंबई की डिब्बावाला सेवाएं है, जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद आता है तृतीय के क्रियाकलापों में संलग्न लोग कौन से हैं। आज अधिकांश लोग सेवा कर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती है। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगत है और जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोगों एवं सेवाएं क्षेत्र में लगे हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न है और इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और जबकि प्राथमिक और द्वितीय के क्रियाकलापों में यह अपवर्तित और अथवा घट रही है। और उसके बाद कुछ चयनित उदाहरण जैसे पर्यटन है। तो पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। कुछ पंजीकृत रोजगारों अथवा कुल राजस्व यानी सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा यानी 25 करोड़ तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। और इसके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटन और संरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योग की भी पोषित करता है। और कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती, किंतु कई प्रदेश वर्ष पर्यटकों को आकर्षित ही करती हैं। उसके बाद पर्यटक प्रदेश हैं तो भूमध्य सागर
सागरीय तट के चारों ओर कोस्टल स्थान पर तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से एक है। और अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद मनोहरी भूदृश्य भूमियां तथा यत्र तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं। स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों की आकर्षित करती है। उसके बाद पर्यटन को आकर्षण किस चीज से है, तो जलवायु पहले है। तो ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पुलिन विश्राम के लिए उष्ण और धूपदान मौसम की अपेक्षा करते हैं। दक्षिण यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के पर्यटन के महत्व का यह एक मुख्य कारण है। और अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं होती है। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों को विशिष्ट जलवायु जरूरतें होती है, जैसे या तो अपने गृह क्षेत्रों की तुलना में ऊंचे तापमान अथवा स्कीइंग के लिए अनुरूप हिमावरण। उसके बाद आता है भूदृश्य। कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिनका प्राय अर्थ होता है कि पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य। उसके बाद कुछ है ऐतिहासिक एवं कलाएं हैं। तो इतिहास एवं कलाएं में जैसे किसी क्षेत्र के इतिहास और कला से संभावित आकर्षक होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाना पसंद करते हैं और किलों, महलों और गिरजाघरों को देखना आनंद उठाते हैं और पसंद करते हैं। उसके बाद आता है संस्कृति और अर्थव्यवस्था आता है। मानव जाति और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले पर्यटन लुभाता है। और यदि कोई प्रदेश पर्यटकों को जरूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, जैसे कि गोवा में हेरिटेज होम्स तथा कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग है। उसके बाद भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। तो 2005 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। और संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रति वर्ष होने वाले लाखों शल्य कर्मों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। और भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन के अग्रणी देश बनकर उभरा है। महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़ों के निर्वचन के बाह्य स्रोतन के प्रति भी झुकाव पाया जाता है। और भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुदान बिंबों के निर्वचन और पराश्रय परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है। और बाह्य स्रोतन में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, जो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होता है। उसके बाद चिकित्सा पर्यटन क्या है, तो जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से संबंध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। उसके बाद चतुर्थ क्रियाकलाप आता है। चतुर्थ क्रियाकलाप में कोपनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के बहुत कार्यकारी अधिकारी और चिकित्सीय प्रतिलेखक के बीच क्या समानताएं हैं। और ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी है। और इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों के विभक्त किया जा सकता है। चतुर्थ क्रियाकलापों में कुछ निम्नलिखित सूचनाएं हैं, जैसे सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन। और चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रकाशीय सामर्थ्य से संबंध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखा जा सकता है। और उसके बाद चतुर्थ सेक्टर में जैसे आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीय के सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर ने भी प्राथमिक और द्वितीय के रोजगारों को प्रतिस्थापित किया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा पारस्परिक कोष प्रबंधकों से लेकर परामर्शदाताओं, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। और उसके बाद कार्यालय सेवाओं, कार्यालय भवनों और प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयी कक्षाओं, अस्पतालों और डॉक्टरों के कार्यालय और रंगमंचों, लेखाकार और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इन वर्ग की सेवाओं में संबंध रखते हैं। और कुछ तृतीयक सेवाओं की भांति चतुर्थ क्रियाकलाप को भी बहुस्रोतन के माध्यम से किया जा सकता है। ये सेवाएं संसाधनों से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित तथा अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। उसके बाद आता है पंचम क्रियाकलाप। तो उच्चतम
स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलाप को निभाते हैं। और इनमें और ज्ञान आधारित उद्योग जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती है उसमें सक्षम अंतर होता है। जैसे पंचम क्रियाकलाप में सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों को रचना, अनेक संगठन पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीय के सेक्टर का एक और उपविभाग है जो वरिष्ठ व्यवसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों और वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्वपूर्ण और उनकी संख्या में कई महत्व होते हैं और उनकी संख्या में कहीं अधिक होता है। बाह्य स्रोतों के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, उसके बाद फिलिस्पीन है, उसके बाद कोस्टारिका है में बड़ी संख्या में कॉल सेक्टर खुले हुए हैं और इनमें से इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए हैं। बाह्य स्रोत उन देशों में आ रहा है और जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। ये उत्प्रवास वाले देश भी हैं और बाह्य स्रोतों के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों में प्रवास कम हो सकता है और बाह्य स्रोत वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं। और बाह्य स्रोत के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है। पंचक सेवाओं को नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रक्रम बाह्य स्रोत के यानी KPO और होम शोरिंग है जो बाह्य स्रोतों का विकल्प है। ज्ञान प्रक्रम बाह्य स्रोत उद्योग व्यवसाय प्रक्रम बाह्य स्रोत जैसे BPO है और इससे भिन्न होती है क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं और यह सूचना प्रेरित ज्ञान को बाह्य स्रोतन है और ज्ञान प्रक्रम बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न कराने में सक्षम बनाता है। ज्ञान प्रक्रम बाह्य स्रोतन के उदाहरण के अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई-लर्निंग और व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान और कंपनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर आते हैं। बाह्य स्रोतन क्या है? बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको ऑफशोरिंग कहा जाता है। और यद्यपि दोनों अपतरण और बाह्य स्रोतन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है और जिन व्यापारिक क्रियाकलापों का बाह्य स्रोतन किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता और कॉल सेक्टर सेवाएं और कई बार विनिर्माण तथा अभियांत्रिक भी सम्मिलित होते हैं। आंकड़ा प्रक्रम सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिन्हें आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीका देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम परिश्रमिक पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी उपलब्ध होते हैं। और अतः हैदराबाद और मनीला में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीकी पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है। श्रम संबंधी कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वयन करने से अब चाहे वह भारत, चीन और यहाँ तक कि अफ्रीका का काम कम सघन जनसंख्या वाला देश बोत्सवाना हो और पूरी लागत बहुत कम होती है जिससे यह सेवा लाभदायक हो सकती है। उसके बाद आता है कि अंकीय विभाजक क्या है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित होते हैं और देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती है। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं जबकि विकासशील देश पीछे हैं और इसी को अंकीय विभाजक कहा जाता है। इस प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजक विद्यमान है। उदाहरण स्वरूप भारत अथवा रूस जैसे विशाल देश में यह असंभावी है कि महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिध्यस्त ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तथा पहुंच पाई जा सके।